Hello everyone, this is Dr. Ritik Kashwani from Department of Oral Medicine and Radiology, Sharda Dental Hospital, Greater Noida. I hereby welcome you all on this Facebook live session on World No Tobacco Day. Like every year, World No Tobacco Day is celebrated on 31st of May. As we know, tobacco usage causes lung diseases, heart diseases, diabetes, oral cancers and many such diseases. So today we are going to talk to Dr. Hemant Sawhney, Professor and Head of Department of Dental Hospital, Oral Medicine and Radiology. Sir is in charge of Tobacco Cessation Cell of Sharda Dental Hospital. He is a specialist in treating patients with oral cancer and pre-malignant conditions. He is an expert of tobacco cessation counselor as well. Welcome, sir. Thank you so much, Dr. Ritik. And I welcome all the viewers on this Facebook session live on a special occasion of World No Tobacco Day. So, sir, our first question is, why we need to be aware and concerned about World No Tobacco Day? जैसे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल हम 31 यानी 31 मई 2023 को मनाते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो कि 1948 में बना था, उन्होंने 1987 में ये दिवस को घोषित किया गया ताकि हम लोगों को, जनता को अवेयर कर सकें कि टोबैको यूज़ का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs, उनको भी अवेयर किया जाए कि क्या उन्होंने पूरे साल में कदम उठाए हैं इस बीमारी से हटाने के लिए, तंबाकू यूज़ को कम करने के लिए। इसलिए हर साल तंबाकू निवारण दिवस जो है 31 मई 2023 को मनाया जाता है। और हर साल WHO एक थीम देती है नो टोबैको डे की। इस साल की जो थीम है वो है ग्रो मोर फूड एंड ग्रो लेस ऑफ टोबैको। इसका ये मतलब है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में भी काफ़ी जगह तंबाकू की फसल उगाई जाती है और काफ़ी लोगों की लाइवलीहुड इसी तंबाकू पे ही डिपेंडेंट है। तो उनके लिए बोला जा रहा है कि दे शुड ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें पूरे दुनिया में फूड क्राइसिस इतना चल रहा है। और अगर आप जानते होंगे कि इंडिया में जहाँ जहाँ तंबाकू उगाया जा रहा है वहाँ की ज़मीन जो है वो फर्टिलिटी बिल्कुल उसकी कम हो जाती है तंबाकू उगाने की वजह से। तो कल को अगर इंसान या फार्मर सोचता है कि मैं उस जगह पे कुछ और उगाऊंगा, वो करना मुनासिब नहीं होता है। दूसरी चीज़, तंबाकू उगाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल किया जाता है जो कि सॉइल में जाते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं, सॉइल की डिग्रेडेशन करते हैं, वही पानी में मिल जाता है जाके, और पानी भी ख़राब होता है जो कि हम लोग पीते हैं शहरों में। सो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए इस बारी WHO ने भी यही थीम दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो कि हम क्रॉप्स उगा सकें और तंबाकू की क्रॉप्स को उगाना कम किया जाए। किस तरह के लोग होते हैं जो तंबाकू के सेवन करने के लिए माने जाते हैं कि वो ससेप्टेबल हो, कि वो किस तरह के लोग आप ज़्यादातर देखा जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई तंबाकू खाली एडल्टहुड में या बुढ़ापे में ही इस्तेमाल में आता है। अगर हम देखें, एडोलेसेंट एज एक ऐसी एज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें टोबैको यूज़र्स मिलते हैं। स्पेशली अगर आप बात करें, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जैसे बच्चा हायर सेकेंडरी स्कूल में आता है, 11th-12th में आता है या कॉलेज में एंटर करता है, ग्रेजुएशन में आ जाता है, उस समय ये आदतें सबसे ज़्यादा हमें पेशेंट्स में दिखती हैं, बच्चों में दिखती हैं। और इसके काफ़ी कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि हम देखते हैं कि पीयर प्रेशर का मतलब ये है कि भाई तेरा दोस्त पी रहा है तो ही इज़ लुकिंग कूल इन फ्रंट ऑफ देयर बैचमेट्स, बड़ा कूल बड़ी बन गया। तो उस कल्चर को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स जो है इस लत में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें एडवर्टीजमेंट्स, हमारे यहाँ पे इंडियन एक्टर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लाइव सेशन है, तो काफ़ी जो हमारे रोल मॉडल्स जिनको माने जाते हैं, एक्टर्स हैं, लीडिंग एक्टर्स हैं, पद्मश्री अवॉर्डीज़ भी हैं, इफ़ दे आर प्रमोटिंग टोबैको ओपनली, तो आप देख सकते हैं कि यंगर जनरेशन, हमारे जैसे लोग भी या कोई भी लोग जो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप उसमें देखेंगे हर जगह तंबाकू की, सुपारी की, गुटखा की ऐड है। तो ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट का और मार्केटिंग का एक इन्फ्लुएंस रहता है हर एक के दिमाग में। तो एवरीवन विल गो एंड एटलीस्ट ट्राई वंस कि ऐसा क्या है कि इतना बड़ा फिल्म स्टार भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो एक तो चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि मान लो घरों में किसी को आदत लगी हुई है और उनके बच्चे हैं, उनको देखते हुए आ रहे हैं कि उनके फादर या मदर में ये हैबिट है, तो इनकल्टेट वो हैबिट उनमें भी हो जाती है।
चौथी चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे रूरल पॉपुलेशन, ये तो अर्बन पॉपुलेशन की बात होगी। अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें, गाँव में चले जाइए, शाम में बैठक लगती है, सारे गांव वाले बुजुर्ग लोग इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ हुक्का का कल्चर रहता है, हुक्का पिया जाता है, हुक्का पास करा जाता है। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम देखते हैं कि ये चीज़ काफ़ी प्रेवलेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खाली एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये हैबिट है, लेकिन येस, मैनी टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स एंड मैनी कम्युनिटीज़ ऑफ इंडियन आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर हैबिट। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे पास 275 मिलियन यूजर्स हैं टोबैको के इन इंडिया, और हर साल 3.5 लाख के करीब डेथ्स होती हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टोबैको। थैंक यू सर। हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो मुंह नहीं खोल पाते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से ब्लीडिंग होती है, बहुत लोगों को बर्निंग सेंसेशन यानी छालों अल्सर के फॉर्मेशन आते हैं, बहुत लोगों को खाते समय जलाब का फील होता है। तो इन सारी सिम्टम्स से कौन से डिजीजेस प्रेवलेंट एक हम बता सकते हैं कि लोगों को हो रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि तंबाकू खाना, जो एक तो 2 तरह के तंबाकू का यूज़ हो रहा है हमारे इंडिया में, प्रेवलेंस जो है, पहला तो है स्मोकिंग फॉर्म। स्मोकिंग में हम बात करते हैं सिगरेट की, हमारे पास बीड़ी है, चिल्लम है, हुक्का है, ये सारे स्मोकिंग काइंड ऑफ टोबैको है। दूसरा टाइप जो आता है वो है स्मोकलेस फॉर्म। स्मोकलेस किसको कहते हैं? जिसमें कि पेशेंट मतलब कुछ स्मोक नहीं कर रहा, कुछ जला के कोई धुआं नहीं उठ रहा है, लेकिन इसमें हमारी खैनी, इसमें जर्दा आ जाता है। हमारे इंडिया में गुटखा बहुत मिलता है, गुटखा में तंबाकू, सुपारी, ये दोनों का मिक्सचर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं ये, जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि पेशेंट का मुंह कम खुल रहा है, ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि तंबाकू के सेवन से खाली मुंह का प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जनरल बॉडी पे क्या सिम्टम्स हैं। अगर पेशेंट स्मोकर है, अगर हम स्मोकिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट की एक एडिक्शन फेज में चला जाता है कि पेशेंट को लत लग गई है उस सिगरेट की। सिगरेट की लत लगती क्यों है? सिगरेट में एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम निकोटीन कहते हैं। बेसिकली निकोटीन एक ऐसी चीज़ है, जब पेशेंट या मरीज पहली बार सिगरेट पीता है तो विद इन 7 सेकेंड्स निकोटीन जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। वो चीज़ की जो लत है, जो उस चीज़ की किक लगती है पेशेंट को, वो फील गुड फैक्टर जो आ जाता है मरीज को, वो एक लत का पॉइंट है। निकोटीन एक ऐसा चीज़ है जिसकी लत लगती है, जो कि एडिक्शन है। एडिक्शन हो जाना, उसके बाद हमारे सारे साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बॉडी की बात करूं, कई पेशेंट ऐसे हैं वो ये कहेंगे कि भाई जब तक मैं सिगरेट नहीं पीऊँ मुझे वॉशरूम नहीं जा पाता हूँ। तो बेसिकली दीज पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है। पेशेंट कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है कई बार, अगर उसको सिगरेट नहीं मिला है, सुबह का सिगरेट नहीं पिया है, कन्फ्यूजन, हड़बड़ाहट, एंग्जाइटी इश्यूज भी रहते हैं ऐसे पेशेंट्स में। अब हम अगर बात करें ओरल कैविटी की, ओरल कैविटी में n नंबर ऑफ डिजीजेस हैं जो कि सिगरेट और तंबाकू की वजह से होती हैं। लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अप, लेट मी ब्रीफ माय व्यूअर्स आल्सो ऑन इट। सबसे पहले हम बात करते हैं मसूड़ों की। मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों का सूजना, दांत ढीले हो जाना, ये सब तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सेकंड थिंग, मुंह से बदबू आना, ये भी तंबाकू की वजह से है। मुंह में कोई छाले डेवलप हो जाना जो काफ़ी टाइम से हील नहीं हो रहे हैं, या हील हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, फिर से दोबारा हो जाते हैं। रिकरेंट अल्सर्स होना, ये भी तंबाकू की वजह से है। इसके अलावा दांतों पे स्टेनिंग, दांत काले पड़ जाना, भूरे पड़ जाना, ये भी तंबाकू का साइड इफ़ेक्ट है। जीभ गंदी रहना, आपकी ज़ुबान गंदी रहना, टेस्ट नहीं आना, मतलब कई पेशेंट्स हमने देखे हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन ये कहेंगे कि हम कुछ भी खाते हैं, एक अच्छा टेस्ट नहीं आता है, हमें मेटालिक टेस्ट आता है, मतलब अजीब सा टेस्ट आता है। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है तंबाकू का। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कुछ ऐसे हमारे लीजन्स हैं, ये ऐसे हमारी बीमारियां हैं जो तंबाकू की वजह से हमारे गालों में, जीभ पे, तालू पे हो जाती हैं, जिसको कि हम ओरल प्री कैंसर कहते हैं। ओरल प्री कैंसर और ओरल कैंसर में बहुत फ़र्क है, डिफरेंस होता है। सर, ओरल प्री कैंसर और कैंसर के स्टेज में एक विंडो पीरियड होती है, आप उस विंडो पीरियड के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया विंडो पीरियड, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, विंडो पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें मुंह के अंदर बीमारी है लेकिन प्री कैंसर है, यानी कैंसर की
लक्षण डेवलप हो गए हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड कैंसर अभी डेवलप नहीं हुआ है। वो एक ऐसा पीरियड है, वो 2 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी, 8 का भी, 10 का भी, डिपेंड करता है पेशेंट की कितनी हैबिट है, कितने सिगरेट दिन में पीता है, कितना गुटखा खाता है, कितना तंबाकू का सेवन कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इट कैन नॉट बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर थिंग। सो अगर पेशेंट को कोई प्री कैंसर है और उससे कैंसर होने में अगर मान लो 4 साल का है गैप या 5 साल का गैप है, अगर उस पीरियड में वो डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट के पास है, स्पेशलिस्ट कौन है जो प्री कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है, हम इसमें सक्षम हैं, हमें इसमें ट्रेन किया जाता है कि हम किस तरह इन बीमारियों को पकड़ें, इनका डायग्नोस करें और इनका ट्रीटमेंट करें। और ये ऐसी बीमारी हैं जो कि पूरी तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब विंडो पीरियड की बात आपने करी थी, ओरल प्री कैंसर की बात करी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ओरल प्री कैंसर किस किस तरह का होता है। आपने भी पहले एक सवाल पूछा है कि सर मुंह कब खुलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। मेन हमारे को तंबाकू खाने से 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। पहला बीमारी है जिसको कि हमारी टर्मिनोलॉजी में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब ये है कि किसी भी मुंह के सरफेस में, गाल में स्पेशली, या जुबान पे या तालू पे सफ़ेद धब्बे हो जाना। सफ़ेद धब्बे ऐसे होंगे कि जो ब्रश से, उंगली से, कुल्ला करने से नहीं हटेंगे। मरीज़ को हमेशा ऐसा लगेगा कि उभरा उभरा सब उसके मुंह के अंदर है। और साथ में मरीज़ को बीच बीच में उसमें जलन भी होगी। कई बार उसी सफ़ेद धब्बे के अंदर छाले पड़ जाते हैं। मरीज़ कुछ भी खाना नॉर्मल खाएगा, वो कहेगा कि मुझे जलन हो रही है। नॉर्मल नमक भी उसको, मरीज़ को कई बार लगता है। इस बीमारी को कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। इसका इलाज संभव है, इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरी बीमारी जो कि आपने पूछी मेरे से कि मुंह खुलना कम हो जाता है, वो क्या बीमारी है, उसको कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यानी जो हमारी मुंह की मांसपेशियां हैं उसमें हमेशा इलास्टिसिटी होती है, यानी पेशेंट मुंह खोल सकता है, बंद कर सकता है आराम से। लेकिन अगर कोई पेशेंट गुटखा का सेवन कर रहा है, गुटखा में तंबाकू और सुपारी दोनों होते हैं, या केवल सुपारी का भी सेवन कर रहा है, उसकी वजह से जो नॉर्मल इलास्टिसिटी, हमारा मुंह खुलना बंद करने वाली जो मसल्स की जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मुंह में हमारे बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद बैंड्स बनते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट मुंह नहीं खोल पाता है। और इवेंचुअली मुंह, पहले मान लो पेशेंट कहेगा मेरी पहले 3 उंगलियां चली जाती थी, अब मेरी 2 जा रही हैं, और फिर बाद में 1, और बाद में बिल्कुल कम खुलेगा। अगर पेशेंट सुपारी का सेवन कर रहा है और अगर उसको लग रहा है कि उसका मुंह पहले से थोड़ा कम खुल रहा है, उसको, और फुल फ्लेजेड कैंसर डेवलप होने में विंडो पीरियड रहता है, हम उसको उस पीरियड में ट्रीट कर सकते हैं। मुंह बिल्कुल प्रॉपर खुल सकता है अगर पेशेंट हैबिट छोड़े और प्रॉपर इलाज करवाए। सर, हमारे डिपार्टमेंट में हम बहुत तरह के एक्सरेज करते हैं, जैसे ओपीजी, सीबीसीटी। क्या ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम कैंसर का पता लगा सकते हैं? तो ये इन्वेस्टिगेशन हमें कैसे मदद करती है इन सारी चीज़ों को पता करने? देखिए, अगर मैं प्री कैंसर की बात करूं, ओरल प्री कैंसर, जैसे जो ल्यूकोप्लेकिया की बात करी है मैंने, OSMF की बात करी है मैंने, ये कई ऐसी बीमारी हैं जिनमें हम चेयर साइड इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, जो कि हम रूटीन में करते भी आते हैं अपने अस्पताल में। सबसे पहले कि अगर हम देख के हमें लग रहा है कि हाँ पेशेंट का, पहले तो सबसे पहले हिस्ट्री ली जाएगी कि पेशेंट की हैबिट का क्या सीक्वेंस है, कितना तंबाकू खा रहा है या कितना सिगरेट पी रहा है। वो हिस्ट्री नोट डाउन करके हम पेशेंट का एग्जामिनेशन प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर कैंसर स्क्रीनिंग करी जाती है। कहीं पे भी हमें डाउट अगर लगता है तो हम चेयर साइड इन्वेस्टिगेशंस में एक हमारे पास स्टेनिंग आती है, वाइटल स्टेनिंग कहते हैं, टोलिडीन ब्लू एक केमिकल है, उससे पेशेंट को कुल्ला करवाया जाता है। अगर कहीं पे भी हल्का सा भी बदलाव आ रहा होगा गाल के अंदर, वो स्टेन जो है वहाँ पे ठहर जाता है, वो नीले रंग का स्टेन होता है। हम पेशेंट को स्टेन लगाते हैं और पेशेंट को कुल्ला करवाते हैं। कुल्ला करवाने के बाद भी अगर वो स्टेन कहीं ना कहीं रह गया, यानी उस साइट पे कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को प्रॉपर जांच करने के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सीज बड़े किस्म की होती हैं, पंच बायोप्सी है, आपकी इंसिशनल बायोप्सी, एक्सिशनल बायोप्सी, बड़ी सारी बायोप्सी हैं, यानी पूरा लीजन हमें हटाना है, पूरा पैच हटाना है या खाली पैच का टुकड़ा लेना है, वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे पॉसिबल हैं, वो करी जाती हैं। अगर मान लो कि उस विंडो पीरियड से पेशेंट कैंसर की तरफ जा रहा है, यानी हमें एक ऐसा छाला दिख रहा है मुंह के अंदर जो कि पेशेंट भी कहता है कि 4 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, सही नहीं हो रहा है, तो अगर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बोन की इन्वॉल्वमेंट आ गई है उसमें, अब मतलब गाल से ये नीचे की हड्डी यानी ऊपर के जबड़े में या नीचे के जबड़े में इन्वॉल्व हो गया है, उसके लिए हम लोग
डेंटल एक्सरे करते हैं। डेंटल एक्सरेज में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक नॉर्मल जैसे शरीर का सीटी स्कैन होता है, ऐसे जबड़े का सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें अगर हल्का भी हड्डी में इन्वॉल्वमेंट है कैंसर की, वो तुरंत उसमें हम कैच कर सकते हैं और वहाँ पे उसी स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है और कॉम्प्लिकेशन से भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। थैंक यू सर। हमारे यहाँ बहुत सारी एडवांसमेंट ट्रीटमेंट में आ चुकी है, जैसे लेज़र यूज़ करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट हमारे पास प्री कैंसर्स आ रहे हैं। हर प्री कैंसर का स्टेजिंग होती है, यानी अगर कोई इनिशियल स्टेज पे है पेशेंट हमारे पास तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, कोई एडवांस स्टेज में है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। कई बार हम स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं पेशेंट के मुंह में, जिससे पेशेंट का मुंह खुलना प्रारंभ हो जाए, अच्छा खुलना इंक्रीज हो जाए। कई बार हम पेशेंट को सिर्फ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज बताते हैं जिनका मुंह कम खुल रहा है। कई बार खाली मलने के लिए मलम दिया जाता है, कई बार खाने के लिए गोली भी दी जाती है। अगर पैच छोटा सा है यानी लीजन छोटा सा है और पेशेंट को इरिटेशन हो रही है और हमें लग रहा है कि हाँ इस बायोप्सी करने के बाद भी हमें पता चल गया कि इसमें कैंसर नहीं है और हमें पैच को पूरा हटाना है, तो लेज़र की सुविधा भी हमारे डिपार्टमेंट में उपलब्ध है, जिससे कि पेशेंट को बिल्कुल महसूस नहीं होता है। हल्का सा सुन का इंजेक्शन लगा के हम लेज़र से पूरा पैच, उसका जो कैंसर वाला प्री कैंसर वाला पैच है वो पूरा पैच हम हटा देते हैं और पेशेंट जब भी फील करेगा उसको जैसे नॉर्मल गाल होता है वैसे ही फील होगा। तो ये सुविधा भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध है लेज़र की। सर, हमारे फेसबुक लाइव सेशन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। निशान जी ने पूछा है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग एंड हाउ क्विकली कैन वन एक्सपीरियंस दिस इम्प्रूवमेंट्स? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि पहले अगर आप दृढ़ हैं, आपने संकल्प कर लिया है छोड़ना है, तो बहुत अच्छी बात है, तो छोड़ें। उसके लिए हम भी आपके साथ हैं। हमारा टोबैको सेसेशन सेंटर है जो कि हमारे शारदा डेंटल हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पे उपलब्ध है, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है। मैं भी एक ट्रेंड काउंसलर हूँ, मेरे साथ मेरे और भी कोलीग्स हैं, वो भी काउंसलर्स हैं। तो अगर आप में से कोई भी छोड़ना चाहता है ये आदत को, जिसको मतलब लगता है कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ और बिल्कुल दृढ़ता से आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे को विजिट कीजिए। मैं अब बताना चाहूँगा, जैसे कि निशान जी ने भी पूछा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर तो कोई मरीज़ कोई भी पेशेंट हमारा जिसको आदत है मान लो 10 सिगरेट पीने की रोज़ की या 6 सिगरेट पीने की रोज़ की और वो 5-6 साल से पीता हुआ आ रहा है, अगर आप ऐसे मरीज़ का जैसे हमारे पास आया, सिगरेट पी रहा है, पीते हुए में आया हमारे पास, अगर हम उसका ब्लड प्रेशर नापेंगे, पल्स रेट नापेंगे, बॉडी टेम्परेचर नापेंगे, ये सब इंक्रीज़ होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस मोमेंट पे पेशेंट सिगरेट छोड़ता है 20 मिनट के अंदर ये सारे पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेट पे आ जाता है हमारा, आपका जो पल्स रेट है वो नॉर्मल हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल लिमिट्स में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी बड़े हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं क्विटिंग के, जैसे कि 20 मिनट में मैंने बताया ये सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। विद इन 24 आवर्स जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स होते हैं, जैसे पेशेंट जो स्मोक करता है उसके कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स बड़े हाई रहते हैं, वो आपके लोअर डाउन होने शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल की तरफ आना शुरू कर जाते हैं। विद इन 48 आवर्स पेशेंट को टेस्ट आना डेवलप हो जाता है। जो पेशेंट क्रोनिक स्मोकर है, क्रोनिक टोबैको यूज़र है, हमेशा तंबाकू का स्वाद, क्योंकि तंबाकू चिपका रहता है दांतों के साथ, तो उसका स्वाद ज़्यादा रहता है, खाने का स्वाद अप्रिशिएट नहीं कर पाता ऐसा पेशेंट, 48 घंटे के अंदर पेशेंट को नॉर्मल स्वाद आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा पेशेंट विद इन 1 वीक जो हार्ट अटैक का रिस्क रहता है स्मोकर्स को, वो 50% तक कम हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल बेनिफिट्स देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मेरी अपील है हर एक के साथ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वैसे जनता को भी, कि स्मोकिंग और ये टोबैको की हैबिट हमें छोड़नी चाहिए। थैंक यू सर। मोनिका ने पूछा है, सर हाउ डज स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट बोथ द मदर एंड द बेबी एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट? बड़ा अच्छा सवाल है मोनिका जी आपका। मैं बताना चाहूँगा, अगर तो प्रेगनेंसी में कोई लेडी स्मोक कर रही है या टोबैको का यूज़ करती है, तो सबसे पहला रिस्क जो होता है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में बनने की बजाय कहीं और बन जाएगा। प्रेगनेंसी अपनी जगह की बजाय कहीं और डेवलप होना शुरू कर देती, विच इवेंचुअली हैज़ टू बी मिसकैरेज ही होता है उस चीज़ का।
इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं मदर को, जैसे कि मिसकैरेज का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और खाली मदर के लिए रिस्की नहीं है टोबैको और ये स्मोकिंग, हालांकि जो बच्चा पैदा होने वाला है उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं, जैसे कि ऐसे बच्चे एक तो प्री टर्म हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, समय से पहले हो जाते हैं, और उनका लो बर्थ वेट होता है। तो और कॉम्प्लिकेशन, अगर लो बर्थ वेट है, प्री टर्म है, उनके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे बच्चा पहले पैदा हो गया, अगर प्री टर्म हो रहा है तो उसके लंग्स अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो ब्रीदिंग इश्यूज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये सारे इश्यूज रहते हैं। तो both for mother and for the fetus, for the developing babies, smoking and tobacco, it is risky. सूची ने फेसबुक लाइव सेशन में पूछा है सर, आर देयर एनी अल्टरनेट प्रोडक्ट्स सच एज ई सिगरेट्स और स्मोकलेस टोबैको दैट आर कंसिडर्ड सेफ और लेस हार्मफुल देन ट्रेडिशनल सिगरेट्स? और आजकल वेपिंग का भी कल्चर है सर, आप उस पर भी कुछ बताना चाहोगे? वेपिंग का कल्चर, हाँ बिल्कुल है। वेपिंग मैंने खुद देखी है लोगों को करते हुए, यंगस्टर्स को देखी है मैंने वेपिंग करते हुए। वेपिंग जिसको हम ई सिगरेट्स भी कहते हैं, वेप भी कहते हैं, ये ज़्यादातर आपको एयरपोर्ट्स पे मिल जाएगा, या जो 24/7 शॉप्स होती हैं हमारी उस पर मिलता है। ये एक ऐसे छोटा सा डिब्बी जैसे USB हमारी होती है, पेन ड्राइव जैसी होती है, वैसा होता है। इसको पेशेंट ऑन करता है एंड ही कैन एक्सेल आउट लॉट ऑफ स्मोक फ्रॉम देयर। बेसिकली इसमें एरोसोल्स होते हैं और निकोटीन भी रहता है। एज आई सेड कि पेशेंट को एडिक्शन क्यों है, क्योंकि निकोटीन की एडिक्शन है। स्मोकिंग की एज सच कोई एडिक्शन नहीं है, उसको निकोटीन चाहिए, उसके ब्रेन को निकोटीन चाहिए। तो मैं यही बताना चाहूँगा, चाहे आप वेप करो या ई सिगरेट लो, उन सब में एरोसोल्स होते हैं जो कि सीधे लंग्स में जाते हैं, और हार्मफुल केमिकल्स भी हैं, निकोटीन तो है ही है। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स जो वेपिंग के हैं या ई सिगरेट्स के हैं, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, काफ़ी कंट्रीज़ ने ई सिगरेट और वेपिंग को बैन कर दिया। इंडिया में भी बैन नहीं है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया। आई होप कि इंडिया में भी वेरी सून द बैन शुड कम ऑन दीज वेपिंग। स्निग्धा ने पूछा है, व्हाट आर सम effective strategies or methods to quit smoking or using other tobacco products? Okay, so as I said, we have a tobacco cessation cell जहाँ पे रूटीन में हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बताना चाहूँगा। मान लो हमारे पास मरीज़ आता है और वो टोबैको छोड़ना चाहता है, हम उसको अपने काउंसलिंग सेल में लेके जाते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री रहती है, हमारे फॉर्म्स रहते हैं, उस फॉर्म्स को पूरा डिटेल में भरा जाता है कि पेशेंट ने सिगरेट शुरू क्यों किया था, दिन में कितने सिगरेट पीता है, कौन सा सिगरेट ऐसा है सबसे पहला दिन का, उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, आखिरी सिगरेट वो क्यों पीता है, वो हर चीज़ हम इतने बारीकी से नोट की जाती है। कितना खर्चा करता है वो दिन का, महीने का कितना खर्चा करता है, उस पर क्या फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, ये सब हिस्ट्री पार्ट है, ये तो हम डिटेल में लेते ही लेते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर है हमारे काउंसलिंग सेल में, जिससे कि पेशेंट के लंग्स में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गया है उसकी भी एस्टिमेशन की जाती है। पेशेंट को उसके बारे में भी बताया जाता है कि ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का क्या CO लेवल्स होने चाहिए और आपका क्या CO लेवल, आप किस स्टेज पे जा रहे हैं। उसके बाद पेशेंट का प्रॉपर ओरल एग्जामिनेशन किया जाता है। ओरल एग्जामिनेशन ताकि कहीं कोई ओरल कैंसर या प्री कैंसर जैसी कोई लीजन डेवलप तो नहीं हो रही है, वो भी की जाती है। उसके बाद अब पेशेंट आया है हमारे पास तंबाकू का सेवन छोड़ने के लिए, आदत छोड़ने के लिए, हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि उसको कैसे छुड़वाया जाए। वो पेशेंट को जब हम काउंसल कर रहे होते हैं, हमें समझ आता है कि पेशेंट वाकई छोड़ना चाहता है या सिर्फ एक बार अटेम्प्ट कर रहा है। कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो पहले ट्राई कर चुके हैं, अब दोबारा ट्राई करने आए हैं, तो ऐसों के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। कई बार पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से उनको इमोशनल हम सपोर्ट देते हैं, पीयर सपोर्ट देते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जो पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं हमारे काउंसलिंग सेल के साथ, उनको हम रूटीन बेसिस पे मैसेजेस भेजते हैं, उनको हम मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं, उनसे रेगुलर टच में रहते हैं कि आपने होपफुली हैबिट दोबारा शुरू तो नहीं करी है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ काउंसलिंग अलोन विल नॉट हेल्प, उनके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट को हैबिट है, क्यों? क्योंकि उसको निकोटीन चाहिए, तो हमारे पास निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी अवेलेबल है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये है कि पेशेंट सिगरेट से जो निकोटीन उसकी बॉडी में आ रहा है, हम किसी और ज़रिए से उसको देंगे। वो ज़रिए क्या है? हमारे पास निकोटीन के च्युइंगम्स आते हैं जिनमें निकोटीन रहता है, हमारे पास निकोटीन की चूसने वाली गोलियां आती हैं। कई पेशेंट जो बहुत हैवी स्मोकर्स हैं, दिन में
दो पैकेट पी जाते हैं, उनके लिए च्युइंगम चबाना बार बार या गोली चूसना पॉसिबल नहीं होता। उनके लिए निकोटीन पैचेस आते हैं, पैच होता है, वो बॉडी पे चिपका दिया जाता है, 24 घंटे तक वो बॉडी में निकोटीन को सर्कुलेट करता रहता है। ये स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। इनहेलर्स आते हैं, आजकल इनहेलर्स भी अवेलेबल हैं, सीधे नाक में स्प्रे किया, सीधे ब्रेन में आपका निकोटीन का किक पहुंच गया, ये भी एक स्ट्रेटजी है। इसके अलावा अगर हम डी एडिक्शन सेंटर्स की बात करें, हमारा डी एडिक्शन सेंटर नहीं है, हमारा एक काउंसलिंग सेल है, तो हम लोग निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे फोकस ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स को निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कुछ और मेडिकेशंस होते हैं, जैसे बुप्रेकोइन टाइप्स मेडिकेशन है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो एक लास्ट रिजॉर्ट रखा जाता है कि अगर पेशेंट काउंसलिंग से या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से नहीं छोड़ पा रहा है, then we can go for those therapies, but most of the times what we have seen, patient is getting good result, we are getting good results from both these therapies. सर अनुज ने पूछा है, how does second hand smoke affect the health of non-smokers and what can be done to protect oneself and others from its harmful effects? Okay, सेकेंड हैंड स्मोक, एक फर्स्ट हैंड स्मोक पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। फर्स्ट हैंड स्मोक ये हुई कि जो पेशेंट सिगरेट पी रहा है, वो स्मोक अंदर ले रहा है, वो फर्स्ट हैंड है हमारी। सेकेंड हैंड स्मोक ये है कि मैं एक ग्रुप में खड़ा हूँ और मेरा साथ वाला सिगरेट पी रहा है, तो जब वो धुआं छोड़ रहा है, वो एक सेकेंड हैंड स्मोक है। सेकेंड हैंड स्मोक भी दो किस्म की होती है। पहली स्मोक ये है कि जो आदमी ने सिगरेट पी रहा है, स्मोकर पी रहा है, वो बाहर निकाल रहा है, दैट इज वन काइंड। सेकंड थिंग इज सिगरेट जल रहा है, उसने सिगरेट हाथ में पकड़ा हुआ, वो जलती हुई जो सिगरेट की धुआं होता है, दैट इज ऑल्सो सेकंड हैंड स्मोक। ये दोनों टाइप ऑफ सेकंड हैंड स्मोक जो है ये काफ़ी डेंजरस हैं। सबसे पहले ये सारे वही इफ़ेक्ट्स देने वाले हैं जो कि एक स्मोकर को देने वाले हैं, तभी कहा जाता है कि सेकेंड हैंड स्मोक इज़ एज डेंजरस एज दैट ऑफ फर्स्ट हैंड स्मोक। तो जो हमने देखा कि फर्स्ट हैंड स्मोकर्स में हेल्थ कंडीशंस आती हैं, जैसे स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट्स को, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कार्डियक वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, आपको एलर्जीज हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये सेकेंड हैंड स्मोक में देखी जाती हैं। अब इससे बचना कैसे है, देखिए ये हर एक के अपने उसके ऊपर होता है। मान लो किसी ग्रुप में सिगरेट कोई पी रहा है, तो ये आपके ऊपर है, आप सबसे पहले तो उनको मना करो कि भाई आप सिगरेट नहीं पीजिए। दूसरा, आप उस एरिया को अवॉइड कीजिए। आजकल हर तरफ हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी पब्लिक प्लेसेस में हर तरफ स्मोकिंग बैन करी हुई है। कैंपसेस, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे हॉस्पिटल, सब स्मोकिंग फ्री कैंपसेस है। कोई स्मोक करता हो पकड़ा जाता है, सीधा तुरंत उसका फाइन कटता है, चालान होता है, या जो भी है उसको रेस्ट्रिकेट किया जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। प्लस हमें ऐसे एरियाज को अवॉइड करना चाहिए। अपने पीयर ग्रुप में हमें सबको अवेयर करना चाहिए कि क्या इसके इल इफेक्ट्स हैं, और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। थैंक यू सर। निखिल ने पूछा है, हाउ डज स्मोकिंग और टबैको यूज अफेक्ट ओरल हेल्थ एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक रिस्क्स टू द टीथ, गम्स एंड माउथ? जैसे कि मैंने पहले भी बताया निखिल, मैंने अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में मैंने बताया है कि टोबैको से हमारे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं। ओरल कैविटी में हम देखते हैं कि एक तो मुंह में छाले हो रहे हैं, प्री कैंसर डेवलप हो रहा है, मसूड़े फूल रहे हैं, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, जिसको पायरिया कहते हैं लेमन टर्म में। दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, दांतों में स्टेन पड़ जाते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर एसोसिएटेड। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, अस्थमा, एलर्जीज, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड। एंड ऑल्सो मेल्स में अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी, जो हमारी फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है। कैन यू शेयर एनी एग्जांपल्स ऑफ कैंपेन्स रिलेटेड टू टोबैको कंट्रोल? जैसे हमने पिछले साल, आपको याद हो, हमने एक वॉकेथॉन किया था 31 ऑफ मई पिछले साल। आप उसके एग्जांपल्स हम मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम हर साल कोई ना कोई तंबाकू दिवस पे, ये जो निवारण दिवस है, हम इस पे कोई ना कोई कार्यक्रम ज़रूर करते हैं। कभी नुक्कड़ नाटक किया जाता है, कभी हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दूसरे कॉलेजेस में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसे लास्ट ईयर ही हम लोगों ने
एक काफ़ी बड़ा वॉकेथॉन ड्राइव किया था, जिसमें हमारे एडिशनल CMO गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने भी भाग लिया था। हमने उसके बाद प्लांटेशन ड्राइव भी, हमने पेड़ भी लगाए थे, वृक्षारोपण किया था। इस साल भी हम लोग 31 मई को कैंप कर रहे हैं। यहाँ हमारे ग्रेटर नोएडा में एक लक्सर जेल है, प्रेस क्लब ऑफ ग्रेटर नोएडा के साथ मिलके हमारा कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे करीब 100-150 कैदी हैं जिनका की ओरल कैंसर स्क्रीनिंग किया जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा कि तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। अगर हमें कोई जांच करने की ज़रूरत हुई तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम लोग वहाँ पे जांच करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल एक पहला शिविर लग रहा है, हो सकता है बाद में फ्यूचर में और भी हम शिविर वहाँ पे लगाएं। So that's all. Now we are done with our Facebook live session. So I'm thankful to Dr. Hemant Sawhney for providing us to the updated info about the tobacco associated diseases and their treatment. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Ritik, and I would like to thank all my viewers for listening to our Facebook live session. In the end, I would like to say a few words in Hindi. ये आदत नहीं है अच्छी, ये आदत नहीं है अच्छी, तू पहचान ले। ये आदत नहीं है अच्छी, तू पहचान ले। जानलेवा है धूम्रपान, जानलेवा है धूम्रपान, ये बात तू जान ले। केसर नहीं कैंसर का दम है, केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में। ऐ मेरे दोस्त छोड़ दे ये शौक, ऐ मेरे दोस्त छोड़ दे ये शौक, बात मेरी तू मान ले। धन्यवाद।